Hello and welcome back to Due Simplified, your only spot for simple learning. आज हम डीएससी इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का एक पोएट करने वाले हैं जिनका नाम था रॉबिन एस ननगॉम। और इनके हमारे सिलेबस में दो पोएम्स गिवन हैं। तो आज हम इस वीडियो में वो दोनों पोएम्स को कवर करेंगे और समझेंगे कि इनके पीछे का बैकग्राउंड और क्या इनका मकसद था उनको लिखने का। रॉबिन एस ननगॉम एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कंटेम्प्रेरी इंडियन इंग्लिश पोएट हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के। ये मणिपुर में बॉर्न हुए थे और इनकी पोएट्री कंबाइन करती है पर्सनल मेमोरीज को सोशल और पॉलिटिकल रियलिटीज़ के साथ। इनकी पोएम में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं? आइडेंटिटी और बिलोंगिंग रिलेटेड इश्यूज, वायलेंस एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट इन मणिपुर, फैमिली रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, एग्जाइल और डिस्प्लेसमेंट का क्या रोल है, मेमोरी एंड नॉस्टैल्जिया या फिर लव एंड लॉस। तो ये कुछ की थीम्स हैं जो हम इनकी पोएम्स में ऑब्जर्व करते हैं। इनकी जो पोइट्री है वो ऑटोबायोग्राफिकल होती है, यानी कि इनकी सेल्फ लाइफ एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड होती है, इमोशनल होती है और बहुत ही डीपली कनेक्टेड होती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कल्चर से। अब हम ये तो एक शॉर्ट और ब्रीफ इंट्रोडक्शन था हमारे पोएट से। अब हम इनकी पहली पोएम देखते हैं जिसका नाम है द स्ट्रेंज अफेयर ऑफ रॉबिन एस ननगॉम। इंट्रोडक्शन अगर हम बात करें तो ये एक हाईली ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसमें पोएट एग्जामाइन करते हैं खुद की आइडेंटिटी को और उनके रिलेशनशिप्स को उनके होमलैंड मणिपुर के साथ। जो पोयम है वो रिफ्लेक्ट करती है कन्फ्यूजन, एलिनेशन और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को, जो कि एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है सारे पॉलिटिकल वायलेंस और कल्चरल मार्जिनलाइजेशन के साथ रहते हुए। ये सारे जो प्रॉब्लम्स थे ना, ये मणिपुर में बहुत कॉमन है। मणिपुर को नेग्लेक्ट किया जाता है ड्यू टू इट्स जोग्राफिकल पोजीशन और उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता है इंडिया के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते ही पोएम अपनी ये वाली पोएम लिखते हैं। जो टाइटल है वो खुद ही हमें डिसाइड सजेस्ट करता है। ये उनके पोएट की लाइफ का एक स्ट्रेंज अफेयर है। क्यों इसको स्ट्रेंज अफेयर माना गया है? क्योंकि वो बहुत ना डिस्टेंस और लाइक डिफरेंट डिवाइडेड फील करते हैं अपने आइडेंटिटीज़ के बीच में, जो कि वर्ल्ड की है या फिर उनकी पर्सनल है। अब एक डिटेल्ड समरी देखते हैं इस पोएम की। जो स्पीकर है वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि कैसे उनकी पर्सनल आइडेंटिटी शेप हुई है उनके बर्थ प्लेस से, उनके कल्चरल हेरिटेज से, पॉलिटिकल रियलिटीज़ के थ्रू या फिर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस से। पूरे पोएम में पोएट दो चीज़ों के बीच में लाइक फंसे हुए फील करते हैं, ट्रैप्ड फील करते हैं। पहला है पर्सनल डिज़ायर और सोशल रियलिटीज़, और दूसरा उनका लाइक आइडेंटिटी, बीट इंडिविजुअल और रीजनल, और उसको कंपेयर करते हैं हम कलेक्टिव या फिर नेशनल आइडेंटिटी से। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिसके बीच में वो ट्रैप्ड फील करते हैं। वो एलिनेटेड भी फील करता है क्योंकि जो पीपल हैं वो उनको मिसअंडरस्टैंड करते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बिलोंग करते हैं एंड दे ऑफन इग्नोर कि क्या रियलिटीज़ या फिर क्या सर्कमस्टेंसेज होती है मणिपुर के लोगों के लिए स्पेशली। जो पोएम है वो ना तो सिर्फ एक पर्सन के बारे में है, बल्कि वो एक रिप्रेजेंटेशन है एक्सपीरियंसेस का कि कैसे बहुत सारे पीपल को मार्जिनलाइज किया जाता है कुछ रीजन्स में, और कैसे वो स्ट्रगल करते हैं अपनी आइडेंटिटी और अपनी बिलोंगिंग के लिए। पोएट क्वेश्चन करते हैं कि क्या वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसे वो खुद को डिफाइन कर सकते हैं एक सोसाइटी में जो कि उनके ऊपर बहुत सारे लेबल्स और स्टीरियोटाइप्स इम्पोज करती है। तो ये एक क्वेश्चन है जो पोएट ने पूछा है। द स्ट्रेंज अफेयर रेफर्स, किस चीज़ को रेफर करता है? एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप को जो सेल्फ और सोसाइटी के बीच में है। तो ये पोएट यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं थ्रू आउट हिज पोएम। लाइन ऑफ थॉट क्या था पोएम के अंदर? 3 लाइन ऑफ थॉट्स थे पोएम के अंदर। अब हम उनको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट मूवमेंट था सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए। पोएट स्टार्ट करते हैं पोएम एग्जामाइन करना कि कैसे वो खुद को और अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस को रिलेट करेंगे एंड हाउ ये सारी चीज़ें उनका एक आइडेंटिटी बनाएंगे। वो रिफ्लेक्ट करते हैं अपने चाइल्डहुड के ऊपर, अपने होमलैंड मणिपुर के ऊपर और अपनी मेमोरीज के ऊपर। ये एक इंट्रोस्पेक्टिव टोन बना देता है हमारे पोएम के अंदर।
अब हम बात करते हैं सेकेंड मूवमेंट की, जो कि एक पॉलिटिकल रियलिटी हमें देता है। मूवमेंट जो कि पर्सन को मेमोरीज से लेकर सोशल और पॉलिटिकल रियलिटीज तक लेकर आता है, ये सेकेंड मूवमेंट उसके बारे में बात करता है। पोएट अपनी आइडेंटिटी को सेपरेट नहीं कर सकते हैं मणिपुर के वॉयलेंस और इंस्टेबिलिटी के लिए। मतलब वहाँ पर इतना ज़्यादा वॉयलेंस और इंस्टेबिलिटी थी कि पोएट हमेशा अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं थ्रू द मेमोरीज या फिर जो भी फ्लैशबैक्स आते हैं, एंड वो कभी भूल नहीं पाते हैं कि मणिपुर में क्या क्या सिचुएशंस उन्होंने फेस करी हैं या फिर वहाँ के लोग क्या फेस करते हैं। थर्ड मूवमेंट है सर्च फॉर आइडेंटिटी। जो स्पीकर है वो स्ट्रगल करता है कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना, यानी कि यहाँ पर स्पीकर कौन है, हमारे पोएट। तो पोएट कुछ क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाते हैं, जैसे कि वो कौन है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसे उनको लोग देखते हैं एज एन इंडिविजुअल। पोएम एक अनसर्टेनिटी पे एंड होती है रादर देन क्लियर आंसर्स, यानी कि पोएट को इस पोएम में क्लियर आंसर्स नहीं मिलते हैं। ये जो अनसर्टेनिटी पोएम में शो करी गई है, रिफ्लेक्ट करती है एक फ्रेगमेंटेड आइडेंटिटी को, जो कि पॉलिटिकल ट्रबल रीजन में रहते हैं लोग, उनके लिए, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी इन पीसेस होती है, डिवाइडेड होती है। कुछ मेजर थीम्स हैं इस पोएम के अंदर, जैसे आइडेंटिटी क्राइसिस हमारी फर्स्ट थीम है। पोएट कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करते हैं उनकी पर्सनल, कल्चरल और नेशनल आइडेंटिटी को थ्रू आउट द पोएम। सेकेंड हमारी जो थीम है वो है एलिनेशन। जो हमारे पोएट हैं वो आइसोलेटेड और डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। पॉलिटिकल वायलेंस, जो पोएट है वो इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट करते हैं कि कैसे पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से जो मणिपुर के पीपल हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और कैसे ये सारी पॉलिटिकल सिचुएशंस उनकी प्राइवेट लाइफ्स में एंटर करती हैं। कल्चरल हेरिटेज, पोएट रिमेन्स इमोशनली अटैच्ड टू हिज होमलैंड थ्रू आउट। वो मेमोरी और नॉस्टैल्जिया और उनको सारा जो भी उनका रिलेटेड स्टेटमेंट्स होते हैं वो उनके कल्चरल हेरिटेज को लेकर ही होते हैं। मेमोरी एंड नॉस्टैल्जिया, जो फ्रीक्वेंट रिटर्न्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट रिटर्न लेते हैं अपने पोएम में अपनी मेमोरीज़ के लिए, और उनको वहाँ पर एक कंफर्ट मिलता है। बट जो मेमोरीज़ हैं वो एक सेंस ऑफ लॉस भी उनके लाइक माइंड में लेकर आती हैं। लिटरेरी डिवाइसेस, सबसे पहले सिम्बॉलिज्म यूज़ हुआ है। जो पोएट है वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस को यूज़ करते हैं एज सिम्बल्स, लार्जर सोशल रियलिटीज़ को पोर्ट्रे करने के लिए, मिरर करने के लिए। जो होमलैंड है वो आइडेंटिटी को सिंबलाइज करता है और वॉयलेंस सिंबलाइज करता है सोशल फ्रेगमेंटेशन को। आयरनी दूसरी लिटरेरी डिवाइस है। वो अपने होमलैंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा एलिनेटेड फील करते हैं फ्रॉम द वर्ल्ड। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, जो पोएम है वो हमें दिखाता है कि कैसे पोएट यूज़ करते हैं खुद की लाइफ को या खुद की लाइफ के एक्सपीरियंसेस को सोशल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए। फोर्थ हमारी है इमेजरी। इमेजेस जैसे कि लैंडस्केप, मेमोरी या फिर कॉन्फ्लिक्ट को यूज़ किया गया है, जिससे कि एक इमोशनल डेप्थ हमारी पोएम के अंदर मेंटेन होती है। अब हम बात करते हैं रॉबिन एस निनगॉम की दूसरी पोएम के बारे में, जो है अ पोएम फॉर मदर। इंट्रोडक्शन देखते हैं। अ पोएम फॉर मदर एक बहुत ही टचिंग पोएम है रॉबिन एस निनगॉम की। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जहाँ पर एक बेटा अपना लव, ग्रैटिट्यूड, गिल्ट और रिग्रेट दिखाते हैं अपनी मदर के टुवर्ड्स। पोएम सेलिब्रेट करती है जितने भी सैक्रिफाइस एक मदरहुड में होते हैं, और वो एक्सप्रेस करते हैं कि कितना वो गिल्टी फील कर रहे हैं दैट ही इज़ अनेबल टू रीपे जो भी उनकी मदर का लव था या जो भी उनका हार्ड वर्क था। अकॉर्डिंग टू हिम ही इज़ डन नथिंग टू रीपे दैट। एक डिटेल्ड समरी देख लेते हैं। स्पीकर एड्रेस करते हैं अपनी मदर को डायरेक्टली। वो रिकॉल करते हैं कि कैसे वो 10 ईयर्स की एज में घर से चले गए थे, एंड उसके बाद से उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है, कैसे उनकी मदर ने सैक्रिफाइस करे। वो बड़े हो गए हैं लेकिन स्टिल ही सीज हिमसेल्फ, अपनी मदर के सामने वो खुद को कैसे देखते हैं, एक शाय बॉय जिसको उनकी मदर ने रेस किया था, एक मिस्चिवस चाइल्ड जो कि बहुत ज़्यादा परेशान करता है अपनी मदर को, या फिर एक ड्रीमर जो कभी कभी डिसअपॉइंट हो जाता है एक्सपेक्टेशंस की वजह से। पोएट रिजेंबल करते हैं अपनी चाइल्डहुड हैबिट्स को अपनी पोएम में,
जितनी भी उनकी यूथफुल मिस्टेक्स थी उनको, या फिर एक मदर का कैसे कांस्टेंट केयर रहता है थ्रू आउट द चाइल्डहुड अपने बच्चे के लिए, वो उन्होंने अपने इस पोएम में पोर्ट्रे किया है। वो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे कितना हार्ड और डिफ़िकल्ट होता है एक मदर के लिए वर्क करना थ्रू आउट हर लाइफ। वो अपना पूरी लाइफ को अपने चिल्ड्रन, हस्बैंड और फैमिली के लिए डिवोट कर देती हैं। पोएट नोटिस करते हैं कुछ साइंस ऑफ एजिंग अपनी मदर के फिजिकल अपीयरेंस में, जैसे रिंकल्स आ गए थे उनके फेस पर, वाइट हेयर आ गए थे, और फिजिकल एग्जॉशन यानी कि बहुत जल्दी थक जाना, तो वो इतना अब फिजिकल वर्क नहीं कर पाती थी। तो ये कुछ साइंस हैं जो उन्होंने अपनी मदर के अंदर उनके फिजिकल अपीयरेंस में देखे। ये साइन रिमाइंड करते हैं पोएट को कि क्या क्या सैक्रिफाइसेस उन्होंने थ्रू आउट द लाइफ करे हैं, एंड अब उनका एक ओल्ड एज वाला फेज आ गया है। एंड में वो अपोलोजाइज करते हैं अपनी मदर को उन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि वो फील करते हैं कि उन्होंने अभी बहुत कुछ अचीव नहीं किया है, उन्होंने अपनी मदर के जो ड्रीम्स थे उनको भी पूरा नहीं किया है, और एक वो ऑर्डिनरी मैन की तरह रह गए हैं इस वर्ल्ड में अपनी मदर के इतने सारे सैक्रिफाइसेस करने के बाद भी। तो जो पोयम है वो एक बहुत ही ज़्यादा डीप रिमोर्स और ग्रैटिट्यूड के साथ एंड होती है। बस ये बहुत ही स्वीट सी छोटी सी पोयम है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट के पोएट अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं टुवर्ड्स हर मदर कि कैसे उन्होंने सैक्रिफाइस करे, या फिर कैसे उन्हें अपने चाइल्डहुड की चीज़ें याद आ रही हैं कि कैसे वो परेशान करते थे, या क्या क्या चीज़ें उनकी हैबिट्स थी उनके चाइल्डहुड में, एंड हाउ हर मदर टुक केयर ऑफ हिम। अब हम बात करते हैं कुछ मेजर थीम्स की, जैसे मदरहुड। जो पोयम है वो एक ट्रिब्यूट है टू मदरहुड अब थ्रू द पोएट, कि कैसे वो वो एज अ होल पूरा मदरहुड को ही डिस्क्राइब करते हैं, कि सिर्फ उनकी मम्मी की बात उन्होंने मेजरली पॉइंट आउट करी है, एक्सप्लेन की है, जस्ट टू टेक एन एग्जाम्पल। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो हम सबकी मम्मी ने सैक्रिफाइस करा, एंड दैट ही टॉक्स अबाउट। मदर रिप्रेजेंट करते हैं लव को, सैक्रिफाइस को, पेशेंस को और इंड्योरेंस को। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मदर के कैरेक्टर में हमें देखने के लिए मिलती हैं। रिग्रेट और गिल्ट हमारी दूसरी थीम है। ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन है पोएम के अंदर, कि रिग्रेट और गिल्ट, क्योंकि इसी के अराउंड हमारी पूरी पोएम को शेप किया गया है पोएट के द्वारा। थर्ड आता है फैमिली बॉन्ड। पोएम एम्फसाइज करती है कि कैसे एक मदर और चाइल्ड के बीच में एक लास्टिंग बॉन्ड रहता है अनटिल द डेथ, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम कभी भी उनके रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं कर पाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस पोएम का। लास्ट में आता है नॉस्टैल्जिया। पोएट फ्रीक्वेंटली रिकॉल करते हैं अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को। तो अभी हमने एक चीज़ नोटिस करी है कि रॉबिन एस सेनगोम की पोएम्स में ना नॉस्टैल्जिया एंड मेमोरीज प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, क्योंकि उनकी सारी पोएम्स उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होती हैं, उनकी मेमोरीज को लेकर आती हैं, एंड उनसे रिलेट करने के लिए बोलती हैं हमें। तो ये जो मेमोरीज हैं ये हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों चीज़ें क्रिएट करती हैं पोएट के माइंड में, एंड वो हमें उनकी पोएम में भी दिखता है। अब हम बात करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस की। तो सबसे पहले है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी में क्या होता है कि इस पोएम में हमने देखा कि जो पोएट है वो डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं अपनी मदर को, एक इमोशनल इंटीमेसी क्रिएट करके, यानी कि वो पूरा ध्यान दे रहे हैं, एम्फोसाइज डाल रहे हैं अपनी मदर के लिए। दूसरा लिटरेरी डिवाइस है इमेजरी। पोएट विविड इमेजेस को यूज़ करते हैं, जैसे एजिंग दिखाने के लिए अपनी मदर की, फॉर एग्जाम्पल रिंकल्ड फेस, वाइट हेयर, या फिर हाउस होल्ड वर्क। तो ये सारी चीज़ें वो दिखाते हैं कि पूरा लाइफ एक्सपीरियंस एक मदर का दिखाने के लिए। ये इमेजेस हमें मदर के सैक्रिफाइस को बहुत अच्छे से और क्लियरली देखने में हेल्प करते हैं कि एक्चुअल में पोएट क्या कहना चाहते हैं एंड कौन से सैक्रिफाइसेस की वो बात कर रहे हैं। थर्ड आता है मेटाफर। एजिंग और फिजिकल चेंजेस मेटाफर होते हैं हमारे लाइफ लॉन्ग एक सेक्रीफाइसेस के लिए। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि एजिंग फैक्टर्स क्यों उन्होंने पोर्ट्रे करे हैं या क्यों अपनी पोएम में लिखे हैं, टू शो कि वो उन्होंने पूरा लाइफ हो गया है एक मदर को सैक्रिफाइस करते हुए अपनी फैमिली, चिल्ड्रन, अपने हस्बैंड के लिए। तो जो मेटाफर है वो एजिंग और फिजिकल चेंजेस हैं इस पोएम के अंदर, जो कि हमें लाइफ लॉन्ग सैक्रिफाइसेस दिखाते हैं। लास्ट लिटरेरी डिवाइस है सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म में क्या है कि एक मदर सिंबलाइज करती है नर्चरिंग लव, यानी कि एक ऐसा प्यार जो हमें ग्रो करता है, हमें
लाइक बहुत अच्छे से दैन रखता है एंड हमें मोटिवेट करता है फैमिली स्टेबिलिटी को, कि मदर और चाइल्ड का रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग चलता है. देयर इज़ नथिंग दैट केम इन बिटवीन ऑफ द पोएट एंड हिज मदर. लास्ट में आता है एंड्योरेंस. तो ये हमारी ना कुछ लाइक लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो पोएट ने यूज़ करी हैं इस पोएम के अंदर. एंड दोनों ही पोएम बहुत स्वीट एंड शॉर्ट थी, इजी टू अंडरस्टैंड थी, कुछ ज़्यादा उसमें डिफ़िकल्ट सिचुएशंस नहीं थी. बस आपको पता होना चाहिए कि पोएट का बैकग्राउंड क्या था, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, क्या वहाँ पर पॉलिटिकल सिचुएशंस थी, एंड यू कैन ईजिली रिलेट टू दैट. तो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो. ये हमने दोनों पोएम्स हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लिए ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश. बट इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट, डू नॉट forget to subscribe the channel. As I'm observing, you all watch the video, but you do not subscribe. So please do subscribe the channel as it motivates me to help you even more and with better work. So till then, keep studying, keep learning. Bye bye.